बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुश आमदीद स्टूडेंट्स। अल्टरनेटिंग करंट एंड सर्किट्स में आज लेक्चर नंबर 16 है और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इससे पहला जो हमारा लेक्चर था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन था, इसके फिनोमेना को हमने समझा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम क्या होता है, यानी ये कितनी किस्म की होती है, हम डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किस तरह से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, कुछ रेडियो वेव्स हैं और मोबाइल फ़ोन की जो रेडिएशंस हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। तो मोबाइल फ़ोन की रेडिएशंस जिनके ज़रिए हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो हमें नज़र क्यों नहीं आती, लाइट क्यों नज़र आती है? इसका मतलब है कि रेडिएशंस, ये जो वेव्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो वो कैसे डिफरेंट है ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और पूरा स्पेक्ट्रम हम डिस्कस करेंगे कि कितनी पॉसिबल इसके जो बैंड्स हैं फ्रिक्वेंसीज के वो हैं और कहाँ कहाँ उनका इस्तेमालात हैं और क्या क्या उनके सोर्सेज हैं। ये हम सेकंड ईयर की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 15 है। फेडरल और केपीके की कोर्स की बुक जो है हम फॉलो कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ये समझा था कि एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है जो कि स्पेस के अंदर ट्रेवल करती हैं, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा था कि चेंजिंग ई फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है बी फील्ड। इसी तरह चेंजिंग बी फील्ड जो है वो ई फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसकी मदद से जो हमारे पास जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं वो उनको हम कहते हैं ईएम वेव्स। ये बेसिक चीजें समझनी जरूरी हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा कैसे होती हैं। वो चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेट होने की वजह से पैदा होती हैं और स्पेस में ट्रेवल कैसे करती हैं। इस तरह के एक फील्ड चेंज होता है तो उसकी वजह से दूसरा फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, वो चूंकि वो भी चेंजिंग फील्ड होता है तो उसकी वजह से फिर दूसरा फील्ड पहले वाला फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। यानी ई फील्ड और बी फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ड्यू टू देयर चेंजिंग नेचर। स्टूडेंट्स, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो भी उनका बैंड हो उनमें कुछ चीज़ें कॉमन है। नंबर 1 क्या चीज़ कॉमन है? उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड ऑसिलेटिंग फील्ड होते हैं। तो कोई भी अगर ईएम वेव होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, तो ये दो चीजें उसके अंदर कॉमन होगी, एक बात। और दूसरी बात ये है कि उनकी स्पीड जो है, स्पीड हमेशा कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इन वजूहात की वजह से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एक दूसरे से। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफरेंट को किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? वो दो जो पैरामीटर हैं वो है फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको याद होगा, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और वेवलेंथ क्या होती है? ये एक मिनट हम इसको ड्रा कर लेते हैं कि फर्ज करें कि ये 1 सेकेंड की लेंथ है और इस लेंथ के अंदर जा रही है वेव जा रही है। अगर ये एक वेव है, दूसरी है, पूरी एक वेवलेंथ पूरी हम काउंट करें तो कितनी वेव्स बन जाती हैं? 1 2 3 4, ठीक है ना। 1 सेकंड के अंदर किसी पॉइंट से अगर इतनी वेव्स गुजर रही हैं तो ये होगी 4 हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जितनी नंबर ऑफ वेव्स 1 सेकंड के अंदर पास होती हैं किसी जगह से वो उतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो ये है फ्रीक्वेंसी जिसके यूनिट्स हैं हर्ट्ज। और वेवलेंथ क्या होती है? किसी एक वेव की जो है 1 वेवलेंथ जो है, यानी एक कंप्लीट जो वेव है, कंप्लीट साइकिल जो होता है, उस साइकिल की लेंथ कितनी है?
टोटल ये जो डिस्टेंस बनता है इसको हम एस कह लें, वैसे इसके लिए हम लैम्डा यूज़ करते हैं। तो ये लैम्डा कहलाता है, एक कंप्लीट वेव का जो डिस्टेंस होता है वो 1 लैम्डा कहलाता है। तो वेवलेंथ हम इसे कहते हैं। जितनी फ्रिक्वेंसी हाई होती जाएगी इतना ही लैम्डा कम होता जाएगा। तो हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, या तो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्वेंसी करते हैं या हम वेवलेंथ करते हैं। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम वेवलेंथ को कंसिडर करेंंगे। डिफरेंट वेवलेंथ्स की बुनियाद पर हम डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे, फ्रिक्वेंसी को उसका नाम देंगे। और एक और बात के हम इस तरह चॉपिंग करेंगे, डिफरेंट सेक्शन बनाएंगे कि ये फ्रिक्वेंसीज हैं, ये इनका ये नाम है, इन फ्रिक्वेंसीज का ये यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्वेंसी है उसका ये नाम है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें कि इनमें डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज में या डिफरेंट बैंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो हैं उनमें कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है। नो बाउंड्रीज हम कह सकते हैं, नो बाउंड्रीज, ठीक है, या फिर नो गैप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें कोई भी गैप नहीं है, यानी ऑल पॉसिबल वेवलेंथ की या ऑल पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज जो है वहाँ पे मौजूद होंगी उस स्पेक्ट्रम के अंदर। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम को भी समझ लें, आपको शायद पता हो, स्पेक्ट्रम कहते हैं ग्रुप ऑफ फ्रिक्वेंसी को जब एक ही पट्टी के ऊपर आप शो करते हैं। डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज ये आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये कोई और फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं। तो इस तरह की जब आप स्टडी करते हैं, एक ही लाइन के ऊपर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की स्टडी करते हैं, तो इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सनलाइट को अगर आप गुजारते हैं एक प्रिज्म से, तो प्रिज्म से गुजरने के बाद आपको 7 कलर की एक पट्टी मिलती है, तो इसको भी स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। ये बात भी स्टूडेंट्स याद रखें कि ऑल पॉसिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में से पास कर सकती हैं। स्टूडेंट्स इस डायग्राम में आपको ये जो पट्टी नज़र आ रही है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जिसमें लो फ्रिक्वेंसीज या लॉन्गर वेवलेंथ्स इस तरफ प्लॉट हुई हैं और हाई फ्रिक्वेंसीज या शॉर्टर वेवलेंथ्स जो हैं वो इस तरफ हैं। तो अगर यहाँ से आप स्टार्ट करें तो गैमा रेज हैं, ये कुछ रेंज गैमा रेज की रेंज है, इसको साथ साथ हम लिखते भी जाती हैं। ये गैमा रेज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गैमा रेज हो गई, और गैमा रेज के बाद जो उससे कम वेवलेंथ की फ्रिक्वेंसीज हैं वो है एक्स रेज, जो जिनका यहाँ तक एरिया बनता है, और एक्स रेज से नीचे ये अल्ट्रा वायलेट्स हैं यहाँ तक, और ये वो पोर्शन है जो हमें नज़र आता है। हम ये हमारे लिए ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, यानी अल्ट्रा वायलेट से लेकर गैमा रेज तक जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं हमें ये नज़र नहीं आती। ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये नज़र नहीं आती। और ये जो स्पेक्ट्रम है इसका छोटा सा पार्ट हमें नज़र आता है, ये बहुत छोटा सा पार्ट है। एक्चुअली ये जो स्पेक्ट्रम है ये फिर भी कम यहाँ पे शो किया हुआ है, रेडियो वेव से नीचे नहीं है। तो अगर आप कंपेयर करें तो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो हम देख रहे होते हैं वो बहुत ही मामूली सा हिस्सा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो हमें नज़र आता है, और ये लाइट रीजन कहलाता है। तो इंफ्रारेड भी हमें नज़र नहीं आता, रेड से नीचे वाला जो पोर्शन है इंफ्रारेड कहलाता है, ये भी हमें नज़र नहीं आते। इसके नीचे रेडियो वेव्स शुरू हो जाती हैं। रेडियो वेव्स वो हैं जिसको हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और हम डिफरेंट आलात में हम यूज़ करते हैं। जो इससे नीचे डायग्राम बनी है, अगर आप इसको देखें तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये देखें ये फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है। इंक्रीजिंग वेवलेंथ इस तरफ जो है इस तरफ वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और इस तरफ फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तो ये देखें आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ये फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी गैमा रेज की है, और उसके बाद है एक्स रेज। हम इनको 1 बाय 1 भी डिस्कस करेंगे। ये अल्ट्रा वायलेट है, उसके पीछे जो विजिबल रीजन है ये छोटा सा पोर्शन है जो हमें दिखता है। ये कोई 7 रंग हैं, 7 फ्रिक्वेंसीज हैं जो हमें नज़र आती हैं। और इससे पीछे इंफ्रारेड स्टार्ट होता है। इंफ्रारेड को भी हम नहीं देख सकते, फ्रिक्वेंसी कम होती जाती है, और
फिर माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स शुरू हो जाती हैं। तो हम इसके बाद जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स को, गैमा को, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। इनके हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज क्या हैं और इनकी वेवलेंथ्स क्या हैं इस रीजन में, और इनका इस्तेमालात क्या हैं। बस 3 चीज़ें हम देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सबसे हाई फ्रिक्वेंसीज जो हैं या सबसे शॉर्टर वेवलेंथ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो हैं गैमा रेज। तो हम देखेंगे कि गैमा रेज कहाँ से रिलीज होती हैं, कैसे एमिट होती हैं, सोर्स क्या है, वेवलेंथ उनकी क्या है और इसके यूजेस क्या है, ये चीज़ें देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें, दोबारा से आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब जनरेट होती हैं, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है। और इसके अलावा डिफरेंट सोर्सेज हैं, डिफरेंट जो स्पेक्ट्रम हैं, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं, उनके डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो एक चीज़ अगर आप जहन में बिठा लें तो आपको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा, वेवलेंथ और सोर्स का बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो वेवलेंथ जो सोर्स है, सोर्स की डायमेंशन क्या है उस पर डिपेंड करती है उसकी वेवलेंथ। सोर्स का साइज़ कम होगा तो वेवलेंथ भी कम होगी, सोर्स का साइज़ बड़ा होगा तो वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी। जिस तरह के गैमा रेज हैं, गैमा रेज जो है कहाँ से रिलीज़ होती हैं, गैमा रेडिएशंस रेडियो एक्टिविटी के दौरान रिलीज होती हैं न्यूक्लियस से, हैवी मेटल के न्यूक्लियस से रिलीज होती हैं। जब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है तो उसमें चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, बाज़ का इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं। बीटा रेजेस जो रिलीज होती हैं वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो भी पॉजिटिव चार्ज हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होकर बाहर निकलते हैं, तो उस वक्त यहाँ से गैमा रेजेस निकल रही होती हैं। तो इनका सोर्स क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से रिलीज होती हैं हैवी मेटल्स के ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। तो चूंकि न्यूक्लियस का साइज तो बहुत ही छोटा होता है एज कंपेयर टू एटम, तो इस वजह से चूंकि न्यूक्लियस की डायमेंशन बहुत कम है तो इसकी वेवलेंथ भी बहुत ही कम होगी। तो गैमा रेज जो हैं, गैमा रेडिएशन जो हैं, वो उनकी जो वेवलेंथ है 10 पिकोमीटर से भी कम है। 10 लेस देन, हम कह सकते हैं लेस देन 10 पिकोमीटर्स। तो इनकी सबसे शॉर्ट वेवलेंथ है और सबसे हाई फ्रिक्वेंसीज हैं। फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो इस वजह से 10 पिकोमीटर या इससे भी लेस होंगी। तो इसलिए इनकी जो रेडिएशन से इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे हाई है। गैमा रेडिएशन जो हैं वो बहुत हाई एनर्जी की हैं। हाई एनर्जी इनकी होती है और पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, हाई पेनिट्रेशन। और आयनाइजेशन पावर इनकी बहुत ज़्यादा होती है, हाई आयोनाइजेशन। तो ह्यूमन बॉडी के लिए बड़ी डेंजरस भी हैं। इनका इस्तेमालात जो है वो इंडस्ट्री में स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। स्टेरिलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, डिफरेंट चीज़ों को स्टेरिलाइज किया जाता है। और इसके अलावा इनका इस्तेमाल मेडिसिन में भी होता है, मेडिसिन में भी एज थेरापी में, डिफरेंट थेरापी में ये इस्तेमाल होती है। तो रिलीज कहाँ से होती हैं, न्यूक्लियस से रिलीज होती हैं ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डिके भी कह सकते हैं। सबसे हाई फ्रिक्वेंसी है, सबसे कम वेवलेंथ है, ठीक है जी। और हाई एनाइजेशन पावर, हाई पेनिट्रेशन पावर, हाई एनर्जी, और यूजेस हैं इनके स्टेरिलाइजेशन या मेडिसिन में इस्तेमाल इनका। गैमा रेडिएशंस यहाँ पे लोकेट कर रही हैं और इनको हमने डिस्कस कर लिए। अभी हम डिस्कस करेंगे गैमा के बाद जो नेक्स्ट जो हाई फ्रिक्वेंसी है, यानी गैमा से कम है इसकी फ्रिक्वेंसी,
बाकी सबसे इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और इसी तरह वेवलेंथ इनकी कम है। तो ये है एक्स रेज। एक्स रेज को एक्स रेज इसलिए कहते हैं कि शुरू में इनको ये जब डिस्कवर हुई तो इनका सोर्स पता नहीं था कि ये कहाँ से आई है, इनका क्या नाम रखा जाए, तो इसलिए एक्स रेज इनको एक्स नाम रख दिया ताकि इसका बाद में कोई नाम सजेस्ट किया जा सके। लेकिन ये एक्स रेज के नाम से ही मशहूर हो गई। तो ये अल्ट्रा वायलेट से ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी है और लो वेवलेंथ है, जबकि गैमा रेडिएशन से कम है। तो एक्स रेज कहाँ से आती हैं? ये गैमा रेज के बारे में हम बताया कि न्यूक्लियस से रिलीज होती हैं। अब एक्स रेज जो हैं वो न्यूक्लियस से रिलीज नहीं होती, बल्कि न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। डिफरेंट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन अगर अंदर ही ट्रांजिशन करता है, यानी नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर से किसी वजह से फिर नीचे आ जाता है, तो फिर यहाँ से जो वेव रिलीज होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो एक्स रेज हैं। ठीक है जी। इसको हम कह सकते हैं इसका सोर्स क्या है? इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन। तो इनर ट्रांजिशन ऑफ एटम। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन बदलता है, अब किसी ऊपर वाले शेल से नीचे में जाता है, तो एक्स रेज रिलीज होती हैं। और दूसरा, ये किस तरह से रिलीज हो सकती हैं? अगर आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को किसी हैवी मेटल के ऊपर आप स्ट्राइक करवाएं, तो ये इसके अंदर पेनिट्रेट करके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता है। तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से नॉकआउट होता है, और ये जब इलेक्ट्रॉन इतनी हाई एनर्जी से इसके अंदर जाके बैठेगा किसी उसके अंदर ऑर्बिट के अंदर, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी तो वो भी एक्स रेज ही होंगी। ज़्यादातर एक्स रेज को इसी तरह से ऑब्टेन किया जाता है कि एक एनोड लिया जाता है, इस तरह कटा हुआ एनोड होता है किसी खास एंगल के साथ, और कैथोड से, यहाँ पे कैथोड से नेगेटिव टर्मिनल है, कैथोड से हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बीम जो है इसके ऊपर जो है ना स्ट्राइक करवाया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ स्ट्राइक होता है, तो इस मेटल से, कोई भी मेटल हो सकती है, इस मेटल से इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती हैं जो कि एक्स रेज हैं। ठीक है जी। एक्स रेज की वेवलेंथ गैमा रेडिएशन से कम है, बाकी सबसे गैमा रेडिएशन से ज़्यादा है, बाकी सबसे कम है। और ये 0.01 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक होती हैं। ये इस रेंज के अंदर इसकी वेवलेंस होंगी। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोर्स आपने देखा पे न्यूक्लियस था, तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम थी। अब इसका जो एक्सरेज का जो सोर्स है वो एटम है। यूजेस में आप देख लें इसकी पहले प्रॉपर्टीज क्या हैं। प्रॉपर्टीज हैं इसकी हाई पेनिट्रेशन पावर है, हाई पेनिट्रेशन है, और इसकी वजह से इसको सॉफ्ट टिश्यूज को पिक्चराइज करने के लिए यूज होता है, बोन्स की पिक्चर लेने के लिए। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर आराम से पास हो जाती हैं, जिसकी फ्लैश के अंदर से बड़ी इजी पास होती हैं, गोश्त के अंदर से, और जिसकी मदद से हम हड्डियों की तस्वीर ले सकते हैं। तो इससे एक्सरे के नाम से मशहूर है। जो हम किसी भी मसले में बोन फ्रैक्चर की वजह से एक्सरे करवाते हैं, तो बेसिकली वो एक्स रेस इस्तेमाल होती हैं जो ट्रेवल करती हैं बॉडी में से, और ऑब्स्ट्रक्शन आती है जब हड्डियों की, तो उसकी इमेज बन जाती है। तो ये सॉफ्ट टिश्यूज से पास हो जाती हैं, पास थ्रू सॉफ्ट टिश्यूज, जबकि स्टॉप्ड हो जाती हैं, हड्डियों से स्टॉप हो जाती हैं, स्टॉप्ड बाई बोन्स, जिसकी वजह से आपको एक एक्सरे मिलता है स्केलेटन की, हड्डियों की तस्वीर मिल जाती है। आप फ्रैक्चर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल है, मेडिकल साइंस में, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आते हैं। इसके अलावा
मेटल्स के अंदर क्रैक्स वगैरह फाइंड करने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है, जिसको कहते हैं NDT, NDT, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में भी एक्सरेज यूज़ होती हैं। समझ लें इसके सोर्स के बारे में। सोर्स या तो इनर ट्रांजिशन है, तो या फिर किसी फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल को सडनली स्टॉप किया जाए, जिस तरह के ये विद द हेल्प ऑफ एनोड किया हुआ है। स्टॉप, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से ये बीम जा रहा है तो फ़ौरन से इसको स्टॉप किया जाता है, तो यहाँ से करेक्टरिस्टिक एक्स रेज रिलीज होती हैं। वेवलेंथ याद रखिएगा 0.01 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक। एक्स रेज को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज, जो लाइट के अपर बैंड से स्टार्ट होती हैं और एक्स रेज के शुरू तक ये दरमियान वाला पोर्शन अल्ट्रा वायलेट रेज का है। तो इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोकेट करें तो आपको यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज मिलेंगी। तो ये भी इनविजिबल हैं, जिस तरह के गैमा और एक्स रेज आपको नज़र नहीं आती, इस तरह अल्ट्रा वायलेट रेजेस भी आपको नज़र नहीं आती। तो स्टूडेंट्स, अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो हैं, अल्ट्रा वायलेट वेव्स जो हैं, वो विजिबल लाइट से जस्ट ऊपर वाला जो स्पेक्ट्रम है वो अल्ट्रा वायलेट कहलाता है। ये भी हमें नज़र नहीं आती। तो इनकी वेवलेंथ जो है एक्स रेज से तो ज़्यादा है, बाकी वेव से कम है। इसी तरह इसकी जो फ्रिक्वेंसी, इनकी जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो बाकी सारी वेव, बाकी सारी जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनसे, रेडिएशन से उनसे ज़्यादा है। और अल्ट्रा इसमें गैमा रेज और एक्स रेज से फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। तो सोर्स, इनका सोर्स भी आउटर ट्रांजिशन है, आउटर ट्रांजिशन। आउटर ट्रांजिशन की तो समझ आएगी होगी। आउटर ट्रांजिशन क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल जो होता है किसी भी एटम का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाए, बाहर से कहीं आ जाता है इसके अंदर, तो उस वक्त जो रेडिएशन रिलीज होंगी यहाँ पे वो अल्ट्रा वायलेट हो सकती हैं। तो आउटर ट्रांजिशन, तो इसका एक और सोर्स जो है अल्ट्रा वायलेट रेजेस का वो है सन। सूरज में जो एटॉमिक बॉम्ब या आप कह सकते हैं फिशन रिएक्शन या फ्यूजन रिएक्शंस की वजह से जो लाइट रिलीज होती है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये हमारी ओजोन लेयर जो है उनको ब्लॉक कर देती है अल्ट्रा वायलेट रेजेस को। तो ओजोन लेयर फिल्टर का काम करती है। अल्ट्रा वायलेट रेजेस यहाँ से अंदर ज़मीन पे नहीं आ सकती हैं। उसकी वजह ये कि अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो है वो बहुत हाई एनर्जी रेजेस हैं। तो इनकी एनर्जी क्या है? हाई एनर्जी है। हाई एनर्जी और हाई पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन भी ज़्यादा है और आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन बहुत आयनाइजिंग वेव्स हैं अल्ट्रा वायलेट वेव्स। असूल वही है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है या डी एक्सेलरेट होता है तो ये रिलीज होती हैं एटम से। एटम के आउटर ट्रांजिशन है, आउटर यानी जो वैलेंस शेल है उससे ट्रांजिशन होती है। एक्साइटेड एटम हो जब डी एक्साइट होता है तो उस वक्त वो या तो अल्ट्रा वायलेट रेज रिलीज करेगा या उससे भी कम फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशन रिलीज करेगा जो कि विजिबल रीजन में आती है। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पिछली दोनों की निस्बत इनका सोर्स का साइज ज़्यादा होगा, इसलिए इनकी वेवलेंथ भी उन दोनों से ज़्यादा होगी। ये हो सकती है 1 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक इनकी हो सकती है वेवलेंथ। अल्ट्रावायलेट रेजेस जो है वो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स जो हैं, माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज। इन माइक्रोब्स में आते हैं बैक्टीरिया, यीस्ट, वायरसेस, इन मोल्ड्स वगैरह। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको किल करने के लिए यूज़ होती हैं ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती हैं। वाटर ट्रीटमेंट, आपके पास जो वाटर फिल्टर जो आते हैं उनमें एक चैम्बर जो है, डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं उसके,
उन डिफरेंट चैम्बर्स में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो एक चैम्बर अल्ट्रावायलेट लाइट का होता है जो उसके अंदर बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो वाटर ट्रीटमेंट आप लिख सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती हैं अल्ट्रावायलेट रेजेस। सोर्स के आउटर ट्रांजिशन है, सन है, इसका सोर्स 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक इनकी वेवलेंथ है। हाई एनर्जी, हाई आयनाइजेशन पावर है इनकी, और माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज़ होती हैं, वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। हाँ, इनका डायरेक्ट एक्सपोजर स्किन के ऊपर जो है, स्किन पे अगर डायरेक्ट एक्सपोजर हो तो स्किन को ख़राब कर देती है। स्टूडेंट्स अगर सोचें आपके पास जो दुनिया है ये कितनी ज़्यादा रंगीन होगी कि इसमें से आपको ये हज़ारों के सैकड़ों के हिसाब से कलर हैं, और इनमें से आपको बस ये दुनिया का छोटा सा नज़ारा आपको नज़र आता है, बाकी दुनिया आपके लिए अंधेरी है। तो ये जो रीजन है ये विजिबल रीजन कहलाता है, जो इंफ्रारेड से ऊपर और अल्ट्रावायलेट से नीचे है। तो हम दुनिया को इसी आंख से देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारी आंख इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इतना ही स्पेक्ट्रम देख सकती हैं। यहाँ देखने से और यहाँ देखने से कासर हैं। तो इसको विजिबल लाइट कहते हैं। ये विजिबल लाइट है। एक्चुअली जो इसके बाद वाला जो हमने डिस्कस किया है अभी, अल्ट्रावायलेट रीजन है, वो भी लाइट ही कहलाती है, अल्ट्रावायलेट लाइट कहलाती है वो, लेकिन वो नज़र नहीं आती। और इसी तरह इससे रेड से पीछे वाली इंफ्रारेड लाइट कहलाती है, लेकिन एक्चुअली नज़र नहीं आती, तो इसलिए लाइट हम इनको कहते नहीं हैं, वरना ये लाइट के करीब तरीन ही ये हैं बैंड्स। स्टूडेंट्स यही वो रीजन है जिसके ज़रिए हम दुनिया देख रहे हैं, और इसका सोर्स क्या होगा, लाइट कहाँ से इमिट होती है, लाइट आउटर ट्रांजिशन ऑफ एटम्स। आउटर ट्रांजिशन ऑफ एटम्स, एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर आ जाता है, आउटर मोस्ट शेल में दाखिल हो जाता है, तो यहाँ से जो निकलने वाली लाइट होगी वो क्या होगी, विजिबल लाइट होगी। तो विजिबल लाइट का जो एरिया बनता है उसमें किसी एक फ्रिक्वेंसी के साथ ये मैच करेगी तो आपको दिखेगी। तो अल्ट्रावायलेट लाइट से इनकी जो वेवलेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा है, ये 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक है। इसके इस्तेमाल में अगर हम सिर्फ यही लिखते हैं कि ये विजिबल रीजन है तो मेरे ख्याल में काफ़ी हो जाएगा। तो ये विजिबल रीजन है, यही वो खिड़की है जिससे हम दुनिया को देख रहे हैं, बाकी हमारे लिए सारा ही अंधेरा है, और टोटल अंधेरा ही अंधेरा है। तो ये स्टूडेंट्स आप ये चीज़ नोट करते जाएं, जिस तरह सोर्स की डायमेंशन बढ़ती जाती है इस तरह वेवलेंथ भी बढ़ती जा रही है। एक बात और आप जहन में रख लें, हमने जो पढ़ा था अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उनमें भी आउटर ट्रांजिशन हमने देखा था कि आउटर ट्रांजिशन है, यहाँ भी आउटर ट्रांजिशन है। तो इनका दूसरा नाम भी है ऑप्टिकल ट्रांजिशन, वो ट्रांजिशन जिसमें से लाइट, जिसके ज़रिए लाइट एमिट हो, विजिबल रीजन के अंदर आए, तो उसको आप कहते हैं ऑप्टिकल ट्रांजिशन। लाइट जिस सोर्स से रिलीज हो रही है, जिस एटम से रिलीज हो रही है, उसकी नेचर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। तो इसलिए लाइट की मदद से हम डिफरेंट स्टार्स की जो रोशनी है, लाइट है, उसकी स्टडी करके हम बता सकते हैं कि उसके अंदर कौन से मटेरियल है, कौन सा मैटर है, कौन सी उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसके बाद नंबर है इंफ्रारेड रीजन का, जो कि लाइट के बैंड से नीचे वाली रेडिएशन से, ये इंफ्रारेड रीजन कहलाता है। इंफ्रारेड रेज होंगी, इंफ्रारेड यानी लाइट से नीचे वाली, और अल्ट्रावायलेट होती हैं लाइट से ऊपर वाली। तो इंफ्रारेड वो हैं कि जो रेड से नीचे हैं, अल्ट्रावायलेट वायलेट से ऊपर वाली, और इंफ्रारेड लाइट से नीचे वाली जो वेवलेंथ्स है या फ्रिक्वेंसीज है। तो ये भी आपको नज़र नहीं आती, ये भी इनविजिबल रेडिएशंस हैं, इनविजिबल वेव्स हैं,
लेकिन इनके काफ़ी इस्तेमालात हैं इंडस्ट्री में और इवन होम अप्लाइंसेस के अंदर भी जो इंफ्रारेड हैं वो यूज़ होती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस के बारे में आपको पता चल गया। ये कहाँ से रिलीज होती हैं? मॉलिक्यूल्स जब ओरिएंटेशन अपनी चेंज करते हैं, मोशन जिनकी रोटेशनल या वाइब्रेशनल मोशन है, जब ये चेंज होती है तो इस वक्त ये इंफ्रारेड रेडिएशंस रिलीज होती हैं। अब आप देखें आपकी डायमेंशन एटम से निकलकर आप मॉलिक्यूल के ऊपर आ गए, तो इस वजह से इनकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लाइट। तो यहाँ पे हम पहुँच गए 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर है, 0.7 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक। तो ये उससे काफ़ी लॉन्गर वेवलेंथ है लाइट की निस्बत। और आप देख लें, आप सोर्स को कंपेयर करें तो लाइट का सोर्स एटम होता है, इंफ्रारेड का सोर्स क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। तो डायमेंशन जो सोर्स की है बढ़ती जा रही है तो वेवलेंथ भी बढ़ती जा रही है। इनको हीट रेडिएशन भी कहते हैं, हीट रेडिएशन, क्योंकि इंफ्रारेड जो है वो मीन ऑफ हीट ट्रांसफर है, मीन्स ऑफ हीट ट्रांसफर। जिस किसी ऑब्जेक्ट से अगर इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही हो तो उसमें से हीट निकल रही होती है। एक्चुअली हीट जो फ्लो होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जब निकल रही होती है तो वो इंफ्रारेड ही है बेसिकली, तो इसलिए इनको हीट रेडिएशन भी कहते हैं। थर्मल रेडिएशन भी इनको कहते हैं, थर्मल रेडिएशंस। और ऑलमोस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो थर्मल रेडिएशन से इमिट करते हैं, इसलिए थर्मल इमेजिंग कैमरास की मदद से तस्वीर ली जा सकती है किसी भी चीज़ की, जबकि वो अंधेरे में मौजूद हो फिर भी। इस तरह इंफ्रारेड जो कैमरास हैं वो रात को भी देख सकते हैं, नाइट विजन्स होते हैं। और इसके अलावा आपके जो रिमोट कंट्रोल हैं, रिमोट कंट्रोल जो टीवी का रिमोट कंट्रोल है, उसके साथ भी एक इंफ्रारेड एलईडी लगी होती है जो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करती है, इंफ्रारेड वेव्स इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। और वो पल्सेस बेसिकली कोड होते हैं, जो आप बटन दबाते हैं तो वो कोड ट्रांसमिट होता है। इंफ्रारेड कोड जो जाता है टीवी के अंदर, सेंसर लगा होता है, वो सेंसर उसको सेंस करके वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं और जो एक्शन आप करना चाहते हैं वो एक्शन टीवी के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर 3 केल्विन से लेकर 3000 केल्विन तक हो तो इंटेंस रेडिएशंस रिलीज होती हैं उनसे, जो कि इंफ्रारेड रीजन में ही आती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे माइक्रोवेव्स, जो इंफ्रारेड से भी ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ्स हैं, और हम देखेंगे कि किस तरह से रिलीज होती हैं, इनके इस्तेमालात क्या है। माइक्रोवेव्स को स्टूडेंट्स रेडियो वेव्स भी आप कह सकते हैं। ये रेडियो वेव्स के करीब थोड़ा सा फर्क है रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स में, बट इनको आप इंटरचेंजेबली कह सकते हैं। माइक्रोवेव्स को रेडियो वेव कह सकते हैं, लेकिन रेडियो वेव्स को माइक्रोवेव नहीं कह सकते। ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसीज हैं। माइक्रोवेव ओवन जिस तरह आपके पास घरों में इस्तेमाल होता है, तो माइक्रोवेव ओवन टाइप इसमें हम इस्तेमालात में लिख लेते हैं। चले, माइक्रोवेव ओवन। तो इससे पहले हमने देखा इंफ्रारेड जो है उनका सोर्स जो था वो मॉलिक्यूल्स की जो रोटेशनल या वाइब्रेशनल मोशन थी उसके चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी। अब ये जो है माइक्रोवेव जो है ये कैसे प्रोड्यूस होंगी? ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर, जो ऑसिलेशंस होंगी उन ऑसिलेशन की मदद से ये प्रोड्यूस की जाती है। इस तरह आपके पास ये
एक तरह आपके पास एंटीना है और ये एम्पलीफायर है। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ वापस आएंगे तो ये ऑसिलेशंस हो रही हैं। पीछे कोई भी सर्किट है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑसिलेशंस हैं। तो इसकी डायमेंशंस देख लें आपके पास। अभी इनकी जो सोर्स है उसकी डायमेंशन अब मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा है। ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो तो विजिबल होते हैं, आप फिजिकली उनको देख सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो इसलिए अब इनकी जो इस सोर्स की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रिलीज़ होंगी, उनकी जो वेवलेंथ है वो भी आपको विजिबल हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा है कि आप इस लेंथ को इस डायमेंशन की चीज़ को आप देख सकते हैं। और माइक्रोवेव्स का जो वेवलेंथ होती है ये स्टार्ट होती है 1 मिलीमीटर से 1 mm से, और ये 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। 1 मीटर तक, 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक हो सकती हैं। इस्तेमालात इसके हमने बता दिया कि ये माइक्रोवेव ओवन में यूज़ होती हैं और टेलीकम्युनिकेशन में भी इनका इस्तेमाल होता है। टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, रडार में, ठीक है, रडार जो कि मिलिट्री रडार होते हैं, वेदर रडार होते हैं, डिफरेंट रडार हैं, माइक्रोवेव्स यूज़ होती हैं उनमें। हमारे पास आखिरी जो स्पेक्ट्रम रह गया है, आखिरी जो बैंड है हमारे पास फ्रिक्वेंसीज का, वो है रेडियो वेव्स। तो अब हम रेडियो वेव्स को डिस्कस करेंगे। सबसे जो कम फ्रिक्वेंसीज हैं और सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ्स हैं वो रेडियो वेव्स की हैं। इनका सोर्स भी इसी तरह टेरेस्ट्रियल सोर्स है, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है, यहाँ जाएगा और फिर यहाँ जाएगा, तो इसकी जो ऑसिलेशन होगी इलेक्ट्रॉन की, चार्ज पार्टिकल की, तो उसकी मदद से जो ये रेडिएशन जो है, वेव्स जो रिलीज होगी, ये रेडियो वेव्स कहलाती हैं। तो रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ज़रिए जनरेट करते हैं। इसके अलावा सारी जो है वो मॉलिक्यूलर या एटॉमिक रेडिएशंस हैं, मॉलिक्यूलर हैं, एटॉमिक हैं और न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं। तो ये जो रेडिएशन है, रेडियो वेव और माइक्रोवेव, ये टेरेस्ट्रियल हैं, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से ये जनरेट करते हैं। वेवलेंथ्स, रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ्स होगी वो ग्रेटर देन 1 मीटर होगी, यानी लेमडा क्या है, लेमडा इज ग्रेटर देन 1 मीटर। 1 मीटर से ऊपर ये जितनी भी लेंथ हो सकती है ये रेडियो वेव्स में ही आएंगी। और इसके इस्तेमालात में ये किस में है, टेलीकम्युनिकेशन में है। टेलीकम्युनिकेशन में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं। मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स, और HF के बाद हाई फ्रिक्वेंसी है, और VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, और UHF, ये इनके बैंड्स हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मदद से। और आपको एक हल्की सी डायग्राम आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ ट्रांसमीटर है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स की ऑसिलेशन की मदद से इसको जनरेट की जाता है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मॉड्यूलेट की जाती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बन के स्पेस के अंदर ट्रेवल करती हैं, और रिसीविंग साइड पे रिसीविंग एंटीना इनको रिसीव करता है, दोबारा इनको प्रोसेस करता है, और फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जो आपके पास बाद में फिक्स ऑडियो या वीडियो की फॉर्म में आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। तो यही मोबाइल कम्युनिकेशन है। टीवी के जो सिग्नल हमारे पास आ रहे होते हैं, तो वो भी इसी तरह से हैं। या सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, वो भी इन्हीं वेव्स की मदद से है। हमारी वॉइस को या म्यूज़िक को या इन्फॉर्मेशन, जो पिक्चर इन्फॉर्मेशन है, वीडियो इन्फॉर्मेशन को
किस तरह से इनके साथ मिक्स किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी के साथ। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में ही हमारे आ रहे हैं। ये मॉड्यूलेशन वैसे ये प्रोसेस कहलाता है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में इनको डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूलेशन कैसे होती है और डीमॉड्यूलेशन कैसे होती है। ट्रांसमीटर साइड पे मॉड्यूलेशन हो रही होती है और रिसीवर साइड पे डीमॉड्यूलेशन होकर आपको सिग्नल खालिस मिल रहा होता है। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं और हमारा एक ही टॉपिक बच गया है जो कि ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।